अब जैसा हमने आपको बताया कि हमने टैक्स और बाकी चीज़ों की तो बात कर ली। अब ज़रा बढ़ते हैं अपने अगले जो टॉपिक है उसकी ओर। और हम सभी जानते हैं कि जो पूरा खाका है हमारे निवेश का, उसमें रीबैलेंस करना, रिव्यू करना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ईयर एंड है और इस लिहाज से बहुत अहम हो जाता है कि हम अपने निवेश को का आकलन करें, उस निवेश को देखें और उसके साथ ही ये भी समझने की कोशिश करें कि पोर्टफोलियो में बदलाव जो है वो किस तरह से होना चाहिए। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कीर्तन शाह है, फाउंडर एंड सीईओ क्रेडेंस वेल्थ से। कीर्तन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही हमारे साथ गौतम कालिया साहब हैं, जो कि एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, शेर खान बाई बीएनपी परिवार से। आप दोनों का बहुत बहुत वेलकम। और सबसे पहले कीर्तन, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये जो रिव्यू रीबैलेंस का पूरा फंडा है, ये दरअसल है क्या? ज़रा समझाएं आसान भाषा में। प्रशांत जी, होता ये है कि आप जब भी निवेश करने की कोशिश करें तो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स आपको या एडवाइजर्स आपको ये सलाह देंगे कि आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कीजिए। जैसे कि अगर कोई एक इन्वेस्टर है जो एफडी में पैसा निवेश करता है और उसे म्यूचुअल फंड्स में आना है और वो अगर सीधा अपना पैसा मान लीजिए स्मॉल कैप फंड्स में लगा देगा, तो शायद उसकी वॉलेटिलिटी उतनी आसानी से वो इन्वेस्टर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो जभी भी आप निवेश करें, आपको निवेश अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से करना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तो आप अपना 80% पैसा इक्विटी में रखना चाहेंगे, 20% पैसा फिक्स्ड इनकम और गोल्ड में रखना चाहेंगे। पर मान लीजिए अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो आप उल्टा करना चाहेंगे, आप 70-80% पैसा आपका फिक्स्ड डिपॉजिट और गोल्ड में रखना चाहेंगे, 20, 25, 30% पैसा इक्विटी में रखना चाहेंगे। अब होता ये है कि आप जब पहले निवेश करते हो ये ध्यान में रखकर कि मुझे 80% पैसा इक्विटी में रखना है और 20% पैसा फिक्स्ड इनकम में रखना है। होता ये है कि हर साल फिक्स्ड इनकम आपको एक अलग तरीके का रिटर्न देता है और इक्विटी आपको अलग तरीके का रिटर्न देता है। तो मान लीजिए फिक्स्ड इनकम ने आपको सिर्फ 5% का रिटर्न दिया और इक्विटी ने आपको 20% का रिटर्न दिया। अब क्योंकि ये रिटर्न इतना ज़्यादा दे दिया इक्विटी में, ऑटोमैटिकली आपके इन्वेस्टमेंट में जो ओरिजिनली 80% इक्विटी था, उसका प्रोपोर्शन बढ़कर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि जो 80% वाला इक्विटी था, वो 20% से ग्रो हुआ है और जो आपके पास 20% वाला डेट था, वो सिर्फ 5% से ग्रो हुआ है। तो अगर वो ज़्यादा स्क्यू हो जाता है किसी भी एक तरह, राइट? इक्विटी में या तो ज़्यादा हो जाता है या फिक्स्ड इनकम में ज़्यादा हो जाता है, तो आपको उसे वापस अपने ओरिजिनल वाले 80-20 वाले कॉम्बिनेशन पे लाना चाहिए और इसी को आप पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग कहते हैं। तो हर साल आप अगर ये एक ऑब्जर्व करें कि मार्केट में क्योंकि रिटर्न्स बहुत ही अलग होते हैं फिक्स्ड इनकम और इक्विटी के, ऐसा पॉसिबल है कि आपका जो ओरिजिनल 80-20 या जो भी एक रेशियो आपने सेट किया था, वो रेशियो काफ़ी अग्रेसिवली मूव हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो उसे वापस ओरिजिनल रेशियो पे लाने को रीबैलेंसिंग कहते हैं प्रशांत जी। बिल्कुल, बहुत बेहतर तरीके से आपने समझाया। गौतम कालिया साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। गौतम, अभी कुछ दिन पहले भी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए थे और उनका उन्होंने एक ही जो है कैटेगरी जो है उसमें अपना निवेश रखा था। एक ही मतलब जो कहते हैं कि डाइवर्सिफाइड जो उनका पोर्टफोलियो था वो नहीं था। अ, जब हम बात करते हैं पोर्टफोलियो को रिव्यू करने की, उसको बैलेंस करने की, तो ये फैक्टर कितना मायने रखता है? तो पोर्टफोलियो रिव्यू और पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और ये बहुत एक अहम स्टेप है जहाँ पे हम देखते हैं कि एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कि पोर्टफोलियो में कहाँ कहाँ पे रिस्क है। तो अगर एक ही फंड मैनेजर या एक ही स्कीम में ज्यादा पैसा है, या पूरा पैसा आपका इंडिया इक्विटी में लगा हुआ है, या आपका पूरा पैसा स्मॉल एंड मिड कैप में लगा हुआ है, या एक सेक्टर में लगा हुआ है, तो ये हम सब चीजें देखते हैं एज एज अ डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर। हमारा काम ये है कि आपका ओवरऑल रिस्क थोड़ा सा कम करें,
और यही ऐसी बातें निकल के आती है जहां पे कस्टमर का सारा पैसा एक स्कीम में लगा हुआ है, या तो सारा पैसा स्क्यू है स्मॉल कैप की तरफ। तो फिर जब कस्टमर इन्वेस्टर से बात करते हैं तभी हमें समझ में आता है कि उनको इतने रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। कोई कोई कस्टमर्स को रिस्क चाहिए तो वो जानबूझ के ज्यादा एक्सपोजर लेते हैं, मगर ज्यादातर जो हमने देखा है वो काफी निवेशक को पता नहीं होता कि उनका ऐसे ऐसे रिस्क उन्होंने लेके रखे हुए पोर्टफोलियो में, और हमारा काम है उनके साथ ये बात करके उनको ये समझाना कि कैसे वो रिस्क कम कर सके। बहुत अहम सलाह आपकी ओर से आती हुई। और कीर्तन, इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है कि हम देखते हैं कि जब ईयर एंड होता है तो निवेश के हिसाब से कई बार लोगों का जो निवेश है उन्हें कम या ज़्यादा लगता है, और कई बार ऐसा होता है कि उनके पास एक मुश्त रकम है और वो चाहते हैं कि उसे लमसम कहीं लगाएं। तो ऐसे लोगों को क्या सलाह होगी? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी भी फाइनेंशियल ईयर एंड या कैलेंडर ईयर एंड तक रुकने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको पैसा निवेश करना है। कभी भी आप पैसा निवेश करें तो पैसा सिर्फ़ एक चीज़ को ध्यान में रखकर निवेश करें कि आपका लक्ष्य क्या है इस पैसों को लेकर। अगर आपका लक्ष्य काफ़ी लंबा है, मान लीजिए आपका लक्ष्य आज से 8 साल, 10 साल, 15 साल दूर है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा अगर आप ये पैसे को एक साथ मार्केट में लगा देंगे या उसको थोड़ा-सा स्प्लिट करके लगा देंगे। तो जब आपके पास पैसा आया, आप समय की चिंता ना करते हुए प्रॉपर अपॉर्च्युनिटी ढूँढने की फिराक में ना रहकर आपके पास पैसा है तो आप वो पैसा निवेश कर दीजिए। पर मान लीजिए अगर आपका लक्ष्य काफ़ी छोटा है, राइट? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पैसों को आप हर जगह पे नहीं निवेश कर सकते। जैसे अगर आपका लक्ष्य मान लीजिए 2 साल है, तो मैं ये सलाह बिल्कुल नहीं दूँगा कि आप इक्विटी मार्केट में निवेश कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बहुत बड़े रिस्क टेकर हैं, तो आप शायद एक बैलेंस एडवांटेज फंड या लार्ज कैप कैटेगरी में पैसा निवेश करना चाहेंगे। पर अगर आप मेरी सलाह मानें, तो मैं कहूँगा कि 2 साल के लक्ष्य में आपको डेट फंड्स में निवेश करना चाहिए। तो अगर एक साथ पैसा निवेश करने का सवाल है, तो मेरा मानना ये है कि आपको लंबे समय के लिए ज़्यादा सोचना नहीं है, पैसा जब आएगा तब निवेश कर दीजिए। और लक्ष्य अगर छोटा है, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि आपको सबसे पहले इसे इक्विटी में डालना है या इसे डेट में डालना है, और उनमें भी बहुत सारी अलग-अलग कैटेगरीज़ है। तो जितना ज़्यादा समय होगा उतना ज़्यादा रिस्क ले पाएँगे, जितना कम समय उतना कम रिस्क ले पाएँगे। ये सोच कर निवेश करें। बहुत अहम सलाह आती हुई इस वक्त कीर्तन साहब की ओर से। और जाहिर सी बात है कि अब एक जो दूसरा पहलू है उसकी ओर चलते हैं। गौतम, क्या उम्र के हिसाब से एसेट एलोकेशन करना चाहिए? ओके, तो एक थंब रूल है पर्सनल फाइनेंस में कि 100 माइनस योर एज, मतलब आपकी उम्र, उतना आपका इक्विटी में रहना चाहिए और दूसरा हिस्सा आपका डेट में रहना चाहिए। तो अगर आप 20 साल के हैं तो आपका 80% इक्विटी में रहना चाहिए और 20% डेट में रहना चाहिए। और अगर आप 60 साल के हैं तो 40% इक्विटी और 60% डेट। तो ये एक थंब रूल है, मगर हमने ये देखा है कि इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि यह रूल काफी जगह पे लागू नहीं होता। कहीं कहीं पे निवेशक का फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत लेट शुरू हुआ है, तो उनको थोड़ा और रिस्क लेना पड़ेगा जिससे उनकी जरूरतें पूरी हो सके। तो ये सारे सिचुएशंस देख के हर निवेशक पे थोड़ा सा ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। मैं ये कहूंगा कि अगर आप 5-10 साल का व्यू ले सकते हैं तो इंडिया का जो ग्रोथ है उसमें आप इक्विटी में इन्वेस्ट थोड़ा सा और कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल बायस है और ये मैं हमेशा अपने निवेशकों को बताता भी हूँ कि ऐसा करिए। मैं खुद भी ऐसा करता हूँ, मेरा ज्यादा खुद का पैसा भी इक्विटी में ज्यादा रहता है। तो ये ऐसी चीजें वो जब बात करेंगे तो समझ में आती है कि कितना चाहिए। कोई कोई निवेशक ऐसे भी रहते हैं जिनके पास पैसा ज्यादा रिटर्न चाहिए नहीं, क्योंकि उनके पास पैसा काफी है उनकी जरूरतें के हिसाब से, तो फिर रिस्क लेने की जरूरत भी नहीं उतनी। वो सारा पैसा फिर
डेट साइड में रख सकते हैं, इक्विटी एक्सपोजर लेने की भी जरूरत नहीं होती उनको। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी से जुड़ा मेरा सवाल कीर्तन जी आपके लिए, आजकल कम उम्र वाले निवेशक देख रहे हैं कि डायरेक्ट निवेश में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे नए निवेशकों को और कितना सही है डायरेक्ट निवेश? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 2 सालों में जो हम कोरोना इन्वेस्टर्स या कोरोना ट्रेडर्स मार्केट में बुलाते हैं इन्हें, इन्होंने अनफॉर्च्यूनेटली या फॉर्च्यूनेटली मुझे नहीं पता, पर मार्केट का एक बहुत ही अच्छा साइड देखा है। उन्होंने सिर्फ़ मार्केट को ऊपर जाते हुए देखा है, राइट? जो 7,500 8,000 से लेकर निफ्टी 18,000 की जो एक वन साइड रैली देखी है पिछले 2 सालों में, उसमें बहुत सारे नए निवेशकों को मुझे ऐसा लग रहा है कि लगता है कि निवेश करना काफ़ी आसान है। क्योंकि इन 2 सालों में हुआ ये है कि आपने किसी भी स्टॉक में अगर पैसा लगाया होता, तो वो पैसा प्रोबेबली डबल या 3 गुना हो गया होता पिछले 2 सालों में। पर अगर आप गौतम जी या किसी भी एक मैच्योर्ड इन्वेस्टर से जो काफ़ी समय से मार्केट में हैं, आप अगर उनसे राय लेंगे तो जिन्होंने मार्केट साइकिल देखी है, वो आपको ये डेफ़िनेटली कहेंगे कि मार्केट लीनियरली ऊपर नहीं जाता और जितनी तेज़ी से ऊपर जाता है, उतनी बार ही आपको नीचे जाते हुए भी टेस्ट करेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने नए इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने शायद वो टेस्टिंग वाला फ़ेज़ अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया, जहाँ मार्केट उतनी ही तेज़ी से गिरता है, वापस रिबाउंड होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक आपने ये 1 या 2 बार ये साइकिल नहीं देखी है, राइट? आप अपने निवेश से कमाया हुआ रिटर्न, उसको आप लक मानिए, ना कि आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस होने के बाद जब आप 2 या 3 साइकिल देखेंगे, तब आप एक मैच्योर्ड इन्वेस्टर बनेंगे, जिसके बाद आप मेरे हिसाब से डायरेक्ट इन्वेस्टिंग पे ज़्यादा फ़ोकस कर सकते हैं। तब तक मेरा पर्सनल बायस ये है कि आप म्यूचुअल फंड्स या किसी भी एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर या एडवाइज़र की हेल्प लीजिए निवेश करते समय, क्योंकि शायद आपने जो मार्केट का फ़ेज़ एक्सपीरियंस किया है, मार्केट शायद उतना आसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए कहा जाता है कि धैर्य बहुत ज़रूरी है। और नई उम्र के जो निवेशक हैं उनमें इसी चीज़ की कमी आजकल देखी जाती है, तो उनके लिए बहुत ही अहम सलाह हमारे गेस्ट की ओर से आती हुई। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे दोनों ख़ास एक्सपर्ट हमारे साथ बने रहेंगे और आगे हम जो हैं वो दर्शकों के सवाल लेंगे, उनके जवाब हमारे दोनों एक्सपर्ट बारी बारी से देंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता वो नंबर जिसके जरिए आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप वीडियो बनाकर भी अपनी क्वेरी हम तक पहुंचा सकते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ईटी मनी, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और अब हम शो के उस हिस्से में आ गए हैं जहां हम दर्शकों के सवाल लेते हैं। हमारे साथ दर्शक जुड़ते हैं जिनके जवाब हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं। तो पहले हमारे जो कॉलर हैं वो मनमोहन गुर्जर हैं। मनमोहन जी पूछें अपना सवाल, और ये सवाल गौतम जी आपके लिए। मेरा क्वेश्चन है कि मैंने रिसेंटली अभी म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया है 6 कैटेगरीज में। मेरा एसेट में एक्सिस ब्लू चिप, थर्ड वन इज पीजीआईएम इंडिया मिड कैप में, फोर्थ इज कोटस स्मॉल कैप में, एंड फिफ्थ इज आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी, एंड सिक्स्थ इज आईसीआईसीआई प्रू नैस्डैक 100 में मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, एंड इट्स बीन मोर देन 1 year नाउ। सो माय क्वेश्चन इज वेदर these are the correct funds for a period of 20 years. I think the total investment is 13,000 per month. ठीक है ठीक है ठीक है। गौतम जी क्या होगी इन्हें सलाह? जी तो बहुत ही छोटा आंसर है मेरा। आपके सारे फंड्स ठीक हैं, बस ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड का एलोकेशन थोड़ा ज्यादा है। 13,000 में 3,000 है आपका, तो उसको आप कम करके 1,500 कर दीजिए और 1,500 आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में डाल दीजिए। तो इससे आपका थोड़ा पोर्टफोलियो राउंड आउट हो जाएगा और आपका ग्लोबल एक्सपोजर थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो अभी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा अगर आप ऐसे कंटिन्यू करें तो। ठीक है मनमोहन जी, आपका कोई और सवाल या आप संतुष्ट हैं इस जवाब से? मुझे फ्लेक्सी कैप से अच्छा अगर स्मॉल कैप में बढ़ा दे तो 1,500।
गौतम? स्मॉल कैप में भी बढ़ा सकते हैं, मगर आपके पास फ्लेक्सी कैप का एक भी एलोकेशन नहीं है, तो मैं इसलिए आपको वो बोला था। आपके पास लार्ज कैप है, लार्ज और मिड है, स्मॉल है, सेक्टर है, मगर फ्लेक्सी कैप नहीं है, इसलिए मैंने वो सजेस्ट किया था। ठीक है, बट आप उम्मीद है चाहते हैं तो स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर ले सकते हैं, टाटा स्मॉल कैप देख सकते हैं आप। बिल्कुल। तो उम्मीद है मनमोहन जी आपको तमाम आपके सवालों के जवाब मिल गए हों। अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और जितेंद्र जी का सवाल जो होगा वो कीर्तन जी के लिए होगा। जितेंद्र, पूछें अपना सवाल। जी, मेरा सवाल है, आरबीआई जब रेपो रेट इंक्रीज करता है तब ज्यादा इंटरेस्ट वाला पेपर आने के कारण डेट फंड का एनएवी फॉल कर जाता है। तो डेट फंड में ज्यादा इंटरेस्ट वाला पेपर ऐड करने में कितना समय लगता है, ये मेरा सवाल है। और ज्यादा इंटरेस्ट वाला पेपर का लाभ लेने के लिए इन्वेस्टर को डेट फंड में कब इन्वेस्ट करना चाहिए? कीर्तन जी, क्या होगा इनको जवाब? जितेंद्र जी, आपका सवाल सुन के बड़ा अच्छा लगा। ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली पूछा नहीं जाता है शोज पे। पर अगर आप देखेंगे, डेट में 16 अलग-अलग कैटेगरीज है, ठीक है? अब आप स्टार्टिंग वाली कैटेगरीज अगर देखेंगे, लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट, लो ड्यूरेशन, मनी मार्केट, इन सब कैटेगरीज में 2-3 पेपर्स में पैसा लगाया जाता है, जिसे आप ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कहते हैं। मोटा-मोटा ऑन एन एवरेज 3 महीने की ये इन्वेस्टमेंट्स होती है लार्जली, राइट? तो जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो इन फंड्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि तीसरे महीने में जब ये सीपी, सीडी, ट्रेजरी बिल्स जो मैंने आपको कहा, ये मैच्योर होती है और वो पैसा रीइन्वेस्ट किया जाता है, तो वो रीइन्वेस्टमेंट बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है। इसीलिए आप जभी भी देखते हैं, जैसे आपने सही आइडेंटिफ़ाई किया, जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, डेट की एनएवी गिरती है, ऐसे समय पे आपको इन्हीं फंड्स में लिक्विड, लो ड्यूरेशन, अल्ट्रा शॉर्ट, मनी मार्केट, ऐसे फंड्स में रहेंगे, तो जो ट्रांजिशन आप कह रहे हो कि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वाले प्रोडक्ट में पैसा कब निवेश होगा, तो इन फंड्स में ये पैसा बहुत तेज़ी से निवेश हो जाता है। पर आपको ध्यान में ये रखना है कि आप जब मार्केट के इंटरेस्ट रेट साइकिल के खत्म होने के नजदीक आ जाएंगे, तब शायद इन प्रोडक्ट्स में निवेश करना आपको उतना लाभदायक नहीं होगा। तब आपको लॉन्गर एंड पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे मीडियम टर्म फंड्स हो गए, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स हो गए, वैसे फंड्स। तो बिल्कुल जितेंद्र, उम्मीद है कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया हो। कोई और क्वेरी हो तो जरूर पूछें। नहीं, ठीक है। कीर्तन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और अगले जो दर्शक हैं उनकी ओर बढ़ते हैं, जिन्होंने अपना सवाल हमें सोशल मीडिया के जरिए भेजा है। उनका नाम सुधीर सिंह है। सुधीर का सवाल गौतम आपके लिए है। रिटायरमेंट के पैसे कहाँ निवेश करें, ये सवाल है। और रिटायरमेंट के बाद निवेश प्लानिंग करनी है उन्हें, और 18 महीने में 1 करोड़ म्यूचुअल फंड में कहाँ निवेश करें। 5 साल के लिए 1 करोड़ निवेश करना है, ये उनका सवाल है। जी, तो मैं उनको डायनामिक एसेट एलोकेशन वाले ही फंड्स बता रहा हूँ, जिसमें इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन रहता है, क्योंकि अभी वो रिटायर हो चुके हैं, तो उनको मैं ज़्यादा रिस्क भी नहीं देना चाहता कि ज़्यादा इक्विटी ले लें वो। तो आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड और कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड, मैं बोलूंगा ये 3 फंड्स में वो पैसा डाल सकते हैं। इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन रहता है इनमें, तो प्योर इक्विटी जितना रिस्क भी नहीं रहेगा और उतने रिटर्न की अपेक्षा भी नहीं होगी, थोड़ा सा कम रिटर्न की अपेक्षा रखें ये, और इन 3 फंड में वो अपना पैसा डालें।
बिल्कुल अहम सलाह। लेकिन गौतम एक चीज़ समझना चाहेंगे, जब रिटायरमेंट की प्लानिंग होती है तो किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए और किस उम्र से जाहिर सी बात है कि अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। अगर एक अमूमन नज़रिया रखें कि किसी की नौकरी 25 से 30 साल के बीच में लग रही है, आजकल तो खैर बच्चे जल्दी नौकरियां हासिल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड अगर उम्र को देखें तो आपके हिसाब से किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए? तो जितना हो सके उतनी जल्दी आप शुरू करें अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग। जितनी जल्दी आप पैसा डालेंगे उतना मौका आप देते हैं अपने पैसे को कंपाउंड करने में। कंपाउंडिंग ऐसी चीज है कि हमारा दिमाग उसको ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाता, हम सिर्फ लीनियर सोचते हैं, एक्सपोनेंशियल नहीं सोच पाते। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके शुरू करें। ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शुरू में तनख्वाह इतनी कम होती है कि पैसे बचते ही नहीं है। मगर अगर आप बचा सको तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लेट भी चालू करें तो फिर आपको मूल्य बहुत बढ़ाना पड़ता है, जिससे आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग ठीक से हो पाए। या तो एक और तरीका है, अगर आप बिल्कुल ही ना कर पाए रिटायरमेंट प्लानिंग और आप रिटायरमेंट से बस 1-2 साल दूर हैं, तो फिर आप मूल्य ज्यादा बढ़ाए, रिस्क ज्यादा आपको लेना पड़ेगा, या अपनी सेविंग्स खर्चे एकदम कम करने पड़ेंगे, जिससे आप थोड़ा सा मौका दें अपनी निवेश को ग्रो करने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो अहम सलाह इन सभी पहलुओं पर। और अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कीर्तन जी, आपके लिए इनका सवाल। गुरदीप, पूछे अपना सवाल। हेलो हेलो एक्चुअली मैंने कुछ गोल्स हैं, जो मेरे कुछ गोल्स हैं, जो रिटायरमेंट फंड और कुछ किड्स एजुकेशन, जो मेरे चाइल्ड एजुकेशन के कुछ गोल्स हैं, ऑलमोस्ट 6 गोल्स हैं जो मैंने शेयर किए थे। तो मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 4 to 5 म्यूचुअल फंड्स है। पराग पारिक में मेरी 10,000, स्मॉल कैप में 8,000 और मिड कैप में भी 5,500 है। और ऑलमोस्ट मेरी जो, मुझे बस ये जानना है कि मेरे गोल्स अचीव हो सकते हैं मेरी इस इन्वेस्टमेंट से, बिकॉज मेरी डायरेक्ट इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट है। और अगर ये इन्वेस्टमेंट सफिशिएंट है और मतलब कोई एडिशनल सिप रिक्वायरमेंट है तो इन्हीं फंड्स में मैं एलोकेट कर सकता हूँ, और कितनी? बिल्कुल। कीर्तन, क्या होगी इनको सलाह? गुरदीप जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी फंड सिलेक्शन की रणनीति बहुत ही बढ़िया है। फंड सिलेक्शन में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। पर आपको पैसा थोड़ा सा ज्यादा निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि आपके रिक्वायरमेंट या आपके गोल्स काफी ज्यादा है। तो आपने जो 6 गोल्स हमें भेजे थे, उसमें अगर मैं आपकी जो 16 लाख रुपए की आज की इन्वेस्टमेंट है, उसे कंसिडर कर लूं, तो भी आपको रिटायरमेंट के लिए 26,000 रुपए की एसआईपी लगेगी। आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए 14,000, दूसरे बच्चे की एजुकेशन के लिए 9,500, बच्चों की मैरिज के लिए 5,000, और आपकी जो 2 प्रॉपर्टीज है, उनके लिए आपको 50,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा हर महीने। यानी अगर आपने जो 6 गोल्स लिखे, जितने समय में अचीव करना चाहते हैं, और आज के 16 लाख जो आप ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके, इन सबको अगर मैं देख लूं, तो आपको फिर भी एडिशनली 1,05,000 रुपए की एसआईपी हर महीना करनी पड़ेगी। मैं अगर ये अज्यूम करूं कि आपको 12% म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कंपाउंडिंग रिटर्न्स मिल जाएगा। तो ये था आपका कितने पैसों का रिक्वायरमेंट होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही सलाह देना चाहूंगा कि आपके फंड सिलेक्शन तो काफी अच्छी है, वेट्स थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। मैं ज्यादा डिटेल में ना जाकर सलाह ये है कि आप अगर इक्वल वेट कर दे, तो लार्ज कैप में आपका जितना पैसा है, मिड कैप में जितना और स्मॉल कैप में जितना है, सबको इक्वल वेट कर दे, तो आपके पोर्टफोलियो का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफी बेहतर हो जाएगा मेरे हिसाब से। पर फंड्स काफी अच्छे, फंड्स में कोई चेंज करने की सलाह नहीं होगी। गुरदीप जी, आपकी कोई और क्वेरी, कोई और सवाल आपका? ओके, एक्चुअली मेरे कुछ ईसॉप में भी इन्वेस्टमेंट है। तो मेरी ऑलमोस्ट मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में 60,000 अप्रोक्सीमेटली, और बाकी पीपीएफ में जो डेप्ट है, तो मतलब मुझे 40,000 और ऐड करने हैं टू इन्वेस्ट टू अचीव दोज गोल्स। गुरदीप जी, यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि आप जो बाकी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जो आपका एनपीएस में जा रहा है या पीपीएफ में जा रहा है,
ये दोनों पे 12% के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आज से 15 सालों में, 20 सालों में जब आपको ये पैसा चाहिए, आपकी इन दोनों इन्वेस्टमेंट से रिटर्न एक्सपेक्टेशन काफ़ी कम होनी चाहिए। तो अगर आप अपने डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो आप यूएस में करते हो, वो इन्वेस्टमेंट्स और म्यूचुअल फंड्स में जो करते हो, अगर इन इन्वेस्टमेंट्स को मैं 12% पे गिनूँ, तो इन इन्वेस्टमेंट में आपको 1,05,000 का निवेश करने की ज़रूरत है, तब जाके आपके जो 6 गोल्स आपने शेयर किए थे, वो आप अचीव कर पाएँगे। ऑफ कोर्स ज़्यादा रिटर्न निकल जाएगा, तो कम पैसे में भी ये काम हो जाएगा, पर जभी भी आप प्लानिंग करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप कम रिटर्न गिनें, जिससे आपकी गोल अचीव करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। तो 12% के हिसाब से आपको 1,05,000 रुपए निवेश करना पड़ेगा। तो बिल्कुल और तमाम अहम सलाह हमारे एक्सपर्ट्स की ओर से तो हमारे दर्शकों को और जो लोग भी हमारे कॉलर्स हमसे जुड़े हैं उनको आती हुई। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया हमारे बेहद खास सेगमेंट का, जिसका नाम है निवेश का गुरु मंत्र। तो हमारे दोनों खास एक्सपर्ट गौतम और कीर्तन तैयार अपने गुरु मंत्र के साथ। गौतम, क्या होगा आपका गुरु मंत्र? जी, तो मैं आज कॉम्प्लेक्सिटी बायस के बारे में बताना चाहता हूँ। हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें ज्यादा मैथ्स यूज होता है, जिसमें ज्यादा दिमाग इस्तेमाल होता है, वो उस चीजों में निवेश करेंगे तो फिर ज्यादा पैसे बनने की संभावना है। तो इसको हम कॉम्प्लेक्सिटी बायस बोलते हैं। ज्यादातर क्या होता है, निवेश में काफी चीजें काफी हद तक बोरिंग होती हैं और सिंपल होती हैं। तो जितना आप ये कॉम्प्लेक्सिटी या अनोखी चीजों में आप निवेश करने की कोशिश करेंगे, वो आप पहले थोड़ा सा चेक करके अपने आप को काबू में रख के सोच के करिए कि आप क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया गुरु मंत्र देते हुए इस वक्त गौतम और कीर्तन, आपके हक से आज का गुरु मंत्र क्या होगा? प्रशांत, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिटेल निवेशक अनफॉर्चुनेटली जब भी निवेश करने की कोशिश करते हैं, वो सबसे पहली चीज ये देखते हैं कि पिछले 2 या 3 साल का रिटर्न क्या है उस प्रोडक्ट का। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी गलती है जो रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं, क्योंकि हर फंड हर महीना आउट परफॉर्म नहीं करने वाला। जो सेक्टर्स पिछले 1 या 2 साल में चले और जिन्होंने काफी आउट परफॉर्म किया है, वो आगे के 1 या 2 साल में नहीं चलेंगे। और यही तरीका है जिस तरीके से सालों से मार्केट चलते आ रहे हैं। तो अगर आप पिछले 3 साल का रिटर्न देखकर आज उस फंड में पैसा लगाएंगे, तो आपको प्रोबेबली अगला 1 या 2 साल काफी डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो ये एक पैरामीटर बिल्कुल मत रखिए आपके फंड सिलेक्शन में, जो मुझे लगा बहुत जरूरी है निवेशक को बताने की। बिल्कुल, तो निवेश के गुरु मंत्र के जरिए हमारे दोनों खास एक्सपर्ट ने बहुत ही अहम सलाह हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। और जाते जाते एक दर्शक जो हैं उनका सवाल जो हम तक सोशल मीडिया के जरिए आया, उसे ले लेते हैं। संदीप सिंह हैं और उनका जो सवाल है वो है कि कैसे करें एक मुश्त निवेश की प्लानिंग। हर महीने 60,000 का वो निवेश कर रहे हैं। 15 लाख एक मुश्त निवेश STP के जरिए करना है। क्या मौजूदा पोर्टफोलियो में ही एक मुश्त निवेश किया जा सकता है? पोर्टफोलियो में फंड का चुनाव उनका कैसा है, ये भी बताएं। गौतम, आपसे सवाल है। जी, तो संदीप जी का पोर्टफोलियो मेरे पास यहाँ है और उनका 60,000 जो है उसका मैं जरा इनको बता देता हूँ कौन सी स्कीम में रखना चाहिए। SBI कॉन्ट्रा फंड और कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप में इनको जारी रखना चाहिए। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड में भी जारी रखना चाहिए। इनका जो SBI फोकस्ड इक्विटी फंड है और निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है, इसमें ये पैसा जो इनका 10,000 जा रहा है, 10 और 10 मतलब 20,000 जो जा रहा है, ये वो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में डाल सकते हैं, क्योंकि इनका लार्ज कैप में बिल्कुल ही नहीं है एलोकेशन। तो लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ाने के लिए ये मैं कह रहा हूँ। और इससे जो इनका पोर्टफोलियो बनेगा, इसी पोर्टफोलियो में ये अपना 15 लाख STP द्वारा डाल सकते हैं, उसी रेशियो में।
बिल्कुल, तो संदीप जी आपको अहम सलाह मिलती हुई और फिलहाल इस खास शो में इतना ही। अपने दोनों खास मेहमानों का, कीर्तन जी और गौतम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम जो दर्शक हैं उनकी शंकाओं का समाधान आप लोगों ने किया और आगे भी आपसे अहम राय हम लेते रहेंगे। फिलहाल ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।